नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज। मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, आज के विश्लेषण में हम बात करेंगे उन दो बड़े नेताओं की जो हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद एक दूसरे के ऊपर खूब हमला कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बात होगी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की। सुखविंदर सिंह सुक्खू दोस्तों दिल्ली गए थे। वो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से नहीं मिल पाए। पहले ये कहकर गए थे कि वो उनसे राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर बातचीत करेंगे, आरडीजी को बहाल करने की कोशिशें करेंगे। खैर, वो जब वापस लौटे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाना बना रहे हैं। बेहतर ये होता कि वो केंद्र सरकार से मिलकर हिमाचल की जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, यानी कि वित्तीय घाटा जो अनुदान है, उसको बहाल करवाते। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर कहा कि जो कुछ भी इसका खामियाजा निकलेगा, खामियाजा सामने आएगा, वो सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अब डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। ये डैमेज हुआ था दरअसल फाइनेंस सेक्रेटरी की उस प्रेजेंटेशन के बाद, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर दिया था जिससे न केवल राज्य की सरकार बल्कि प्रदेश का हर नागरिक परेशान दिखाई देने लगा था। सरकार को चाहिए था कि वित्त सचिव की प्रेजेंटेशन को सार्वजनिक ना करती, ये प्रेजेंटेशन निजी होनी चाहिए थी कैबिनेट के बीच में। इससे सरकार की किरकिरी हुई, क्योंकि वित्त सचिव साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि सब्सिडी बंद हो जाएगी, बिजली पानी के बिल बढ़ जाएंगे, सैलरी रुक जाएगी और यहाँ तक कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन का जो 1600 करोड़ देते हैं हम लोग, 500 करोड़ के आसपास करना पड़ेगा, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। लोगों को लगने लगा कि ये सरकार क्या चुन ली, इससे तो हमारी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई और डेवलपमेंट तो क्या करना। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री रियलाइज़ कर रहे हैं कि वित्त सचिव ने जो बातें कही वो नहीं कहनी चाहिए थी। इससे जनता में पैनिक हो गया, चाहे कर्मचारी हो, पेंशनर हो, बागवान हो, किसान हो, पूरे समाज के किसी न किसी वर्ग में एक तरह की सनसनी फैल गई और उनको लगा कि सरकार तो अब शायद गिर जाएगी या सरकार कमज़ोर हो गई है, सरकार का दिवालिया निकल गया है। तो मुख्यमंत्री ने अब क्लैरिफाई किया है कि जो उनके सुझाव थे सरकार नहीं मान रही है। ना ही नौकरियां कम होंगी, कोई पद भी उसे जो खाली पड़ा है उसे बंद नहीं किया जाएगा और जो क्रिएशन हो चुकी है पोस्ट की वो वैसी की वैसी रहेगी, सैलरियां भी बंद नहीं होंगी और पेंशन भी उसी तरह से मिलती रहेगी। ये एश्योरेंस मुख्यमंत्री ने अब दिया, क्योंकि ये डैमेज कंट्रोल उनको शुरू करना पड़ा, क्योंकि उनकी सरकार को लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। चाहे उनके विपक्षी हों, नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, कर्मचारी नेता हों, आम आदमी हो, कोई भी हो, अब सरकार को निशाना बनाने लगा था। तो जयराम ठाकुर साहब को सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक नसीहत है कि आप ठीक है, हमें कटघरा में मत खड़ा कीजिए, आप भी उसके लिए उतने ही जिम्मेवार हैं जितने हम हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि प्रदेश के हित की कोई बात करनी है तो जाइए दिल्ली और दिल्ली जाकर दबाव बनाइए केंद्र सरकार के ऊपर कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बहाल हो जाए। खैर, वहीं जयराम ठाकुर कहाँ चुप बैठने वाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पहले तो ये बताया कि उनको एक पुरानी चिट्ठी भेज दी गई, उनको इन्वाइट तक नहीं किया गया। और अगर सरकार अब पशुपेश में, सरकार अगर मुश्किल में है, सरकार के सामने अगर वित्तीय संकट आ गया है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान ऐसे ऐसे वायदे कर दिए जिसका फाइनेंशियल प्रोविजन ही नहीं था। राज्य का कटोरा पहले खाली था और वायदे इतने बड़े कर दिए, 10 ऐसी गारंटियां उन्होंने गिनाई जिसकी वजह से उनको लगा कि हिमाचल प्रदेश में अगर वित्तीय संकट आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उसके लिए ये जो चुनावी वायदे थे ये जिम्मेवार हैं। खैर, सुखविंदर सिंह सुक्खू एक तरफ है और जयराम ठाकुर एक तरफ है। दोनों काफ़ी दिनों से एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में जो संकट है उसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है और एक बार फिर से प्रयास हो गए हैं कि पहले तो अब ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की जा रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप प्रदेश हितैषी है तो जाइए दिल्ली में मामला उठाइए और केंद्र सरकार से ये कहिए कि आरडीजी जो बंद हुई है उसे दिलवाइए। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस अवसर को यूं ही छोड़ देगी? भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढ रही है, लेकिन शायद नेताओं को मालूम नहीं कि ये रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है इससे सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके मंत्रिमंडल या फिर उनके जिनको आप विपक्षी लोग मित्र मंडली कहते हैं, ये उनका नुकसान नहीं है। उनका नुकसान तो सही कह लीजिए 2 साल का है।
लेकिन ये वित्तीय अस्थिरता जो आरडीजी बंद होने से पैदा हुई वो 2031 तक चलेगी। यानी कि अगर 5 साल बाद अगर सरकार किसी दूसरी पार्टी की बनती है तो ये चैलेंज तो उनको भी भुगतना पड़ेगा, उनको भी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त पार्टी हितों से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हितों की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की बात की जाए, उनको सुरक्षित करने की कोशिश की जाए। वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो संकट आया है इसको एक अवसर मान रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान अब आने लगे हैं कि सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। कुछ मीडिया के जो हाउसेस हैं उनमें तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं। हालांकि जयराम ठाकुर ने ये नहीं कहा कि उनको बहुत जल्दी है, लेकिन लोक कार्यकर्ताओं को तो वो बोल चुके हैं कि आप तैयार हो जाओ, अगली सरकार अपनी बनने वाली है। सवाल यह है कि जब हिमाचल प्रदेश सरकार पर वित्तीय संकट आया है, भले ही उसे आप कांग्रेस को दोषी ठहरा लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी तो कहीं ना कहीं फ़र्ज बनता है कि सरकार की मदद के लिए आगे हैं। और जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि सरकार चाहे तो हम सरकार की मदद करेंगे, लेकिन मदद अभी तक हुई नहीं है। अगर आप सरकार के नेताओं के साथ, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, केंद्र की जो सरकार है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ जाकर नहीं मिलना चाहते तो कम से कम अकेले तो जाकर आप मिल सकते हो, इस संकट को बता सकते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 2-3 सालों से आपदा में अवसर ढूंढ रही है। आपदा तब आई थी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे और हर्ष महाजन साहब बाजी मार गए इसी आपदा में। तो भारतीय जनता पार्टी आपदा का ये जो अवसर था पहला था, दूसरा अवसर था कि कहीं ना कहीं सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी हुई थी। कुछ मंत्री इधर से उधर हो भी गए थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको संभाल लिया। और एक बार फिर से जब कांग्रेस एक दूसरी आपदा को झेल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही है, अब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि सरकार को खाली खजाना होने का जो सेक है ना, जो आँच है, उसे लगने दीजिए। लेकिन ये नहीं मालूम कि ये आँच हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को छू रही है, हर आदमी के हाथ पांव जल रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो उनको लगता था कि हिमाचल प्रदेश में श्रीलंका जैसे हालात हैं, कर्जा पंजाब के बराबर है, जो इतना बड़ा है रिसोर्सेज के हिसाब से भी और सरकार के साइज़ के हिसाब से भी। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष ये बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को लेकर हालांकि सरकार ने अब डैमेज कंट्रोल शुरू किया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की है। पिछले 3 सालों में 3800 करोड़ रुपए के करीब बचाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के कुछ दरवाजे बंद किए, लेकिन वो दरवाजे किस तरह के थे, कैसे रेवेन्यू की जो चोरी हो रही थी, कैसे उन्होंने रोका, ये उन्होंने बताया नहीं। लेकिन यही कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है और जो वित्तीय प्रबंधन है उसे अच्छी तरह से पटरी पर लाने की कोशिश उनकी तरफ से है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा आपको मालूम है, आपके विपक्षी जो नेता उनको भी मालूम है, लेकिन लगता है आपकी सरकार में कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जो सफ़ेद आती हैं। एक कौड़ी की कमाई बोर्ड्स नहीं कर रहे हैं। जितने भी बोर्ड्स और कमीशंस आप ले लो, इनमें क्या होता है कि पिछले 10, 15, 20 साल का डेटा आप उठा लो, ये हमेशा घाटे में चलते रहते हैं। और आपने इन बोर्डों के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लगाए, उनकी तनख्वाह आपने, उनका जो मानदेय आपने 5 गुना बढ़ा दिया। जो लोग 15,000 लेते थे, जो लोग 30,000 लेते थे, वो लाख, सवा लाख रुपए ले रहे हैं। और एक बड़ी बात तो ये आ गई कि एपीएमसी के चेयरमैन साहब ने तो 8 गाड़ियां खरीद ली। एक गाड़ी की कीमत 24 से 28 लाख के बीच में, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए का खर्चा उन्होंने अभी पैदा कर दिया। जबकि लगता था कि सरकार को मितव्ययता सरकार बरतती। ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात तो आप करें, लेकिन ऑस्टेरिटी मेजर्स को धरातल पर तो लाइए, शुरुआत आपको दिखनी चाहिए। दूसरा सवाल जो है जनता की तरफ से उठाया जा रहा है कि आपने एमएलएस और मंत्रियों की और स्वयं की जो तनख्वाह 24% बढ़ा ली, 41 करोड़ रुपए तो साल के जो आपकी बैटरी ऑफ एडवाइजर्स हैं, मंत्रिमंडल हैं या फिर जो एमएलएस हैं, उनकी तनख्वाह में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप तो लीजिए ताकि जनता को ये संदेश जाए कि नहीं भाई, सरकार तो बहुत फिक्रमंद है, सरकार ने खर्चे घटाने शुरू कर दिए हैं। ये
जो खर्चे हैं, जो ठाट बाट है, उसको अब कम करने की ज़रूरत है। आपके हेलीकॉप्टर के भी ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री का ये प्रेरोगेटिव है, क्योंकि हर सरकार के पास हेलीकॉप्टर होता है, किसी भी राज्य की सरकार के पास, और वो मुख्यमंत्री अपने तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आपके विरोधी हैं, और यहाँ ना कांग्रेस के ही आपके जो विरोधी हैं, वो वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि 10 लाख पर डे उसका खर्चा आ रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए जिससे जनता के बीच में एक संदेश जाएगा, जनता के बीच में विश्वास पैदा होगा। मुख्यमंत्री जी ने डैमेज कंट्रोल जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन बड़ी गलती कर दी कि फाइनेंशियल जो विभाग था, वित्त विभाग आपका, उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी। तो शायद बहुत सारी बातें जनता को मालूम ना रहती, लेकिन अब पता चल गया कि हालत क्या है। तो अब आपको सबसे पहले तो जो ये बोर्ड और निगम है ना, कॉरपोरेशंस और बोर्ड्स, इनमें से बहुत को बंद कर देना चाहिए। जिसमें लगता है कि कई सालों से सफेद हाथी बने हुए, उनको आप सिर्फ घी पिला रहे हो, वो बिल्कुल गलत है, उसको बंद कर दीजिए। इनके जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या दूसरे लोग हैं, उनको नमस्ते कीजिए, और अगर इनमें कोई कर्मचारी है तो उनको समायोजित कर दीजिए, दूसरे विभागों में एडजस्ट कर दीजिए। तो जो घाटे के जो आपके निगम हैं, बोर्ड हैं, उनको बंद कीजिए। जनता के बीच में अच्छा संदेश जाएगा, आपकी सरकार का खजाना भी भरना शुरू हो जाएगा। और जो मितव्ययता की बातें हो रही है वो प्रैक्टिकल उसमें करने की ज़रूरत है। आपके सरकारी दफ्तरों में जितना परिवहन चलता है उसका खर्चा घटाइए, गाड़ियों का जो बेजा इस्तेमाल होता है उसका खर्च घटा दीजिए। इससे जनता के बीच में अच्छा संदेश जाएगा। यूँ आपने कह भी दिया है कि आप जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसको पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कोशिशें भी करेंगे तो जनता के बीच में पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा, जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और जो लोग इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं उनकी जो आगे बढ़ने की गति है वो भी थोड़ा सा थमेगी, क्योंकि अभी सरकार के 2 साल का कार्यकाल है। लोगों को उम्मीद है कि आपने जो वायदे किए थे वो पूरे भी होंगे और सरकार अच्छी तरह से चलेगी भी। एक पॉजिटिविटी का माहौल बनना चाहिए, चाहे वो पेंशनर हो, सरकारी कर्मचारी हो, बागवान हो, किसान हो या आम आदमी हो। सबको लगता है कि कमाई के साधन पहले से आम के घरों में कम हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और बेरोज़गार लोग हैं या फिर ऐसे लोग जिनकी आमदन बहुत कम है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन पर ही गुजारा करते हैं, उनके मन में जो एक नेगेटिविटी भरी है वो भी नहीं भरनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण, आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो पहले की तरह कमेंट करते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। आपके कमेंट ना केवल नॉलेजेबल होते हैं, उसमें डेटा भी होता है और उसमें एक अच्छी सलाह भी होती है। और लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है और जो हमारे दर्शक हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हर बात को एनालाइज करते हैं, चाहे राजनीति हो या फिर वित्तीय स्थिति। तो इसी तरह से कमेंट करते रहिए। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जब तक हम हाजिर होते हैं किसी नए विश्लेषण के साथ, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।